पूरे YouTube पर सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी क्रम में BA-BSc बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए को सर्कुलर आपका जो विषय है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता की, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लास रहेगी। इस क्लास को देखने के बाद कहीं और से कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था और जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि अब अंत में हम क्या पढ़ के चले जाएं। तो समझ लो ईश्वर ने आपकी सुन ली और इस क्लास को आप तक भेज दिया। भाई साहब, इस क्लास को ईमानदारी के साथ पूरा देख लेना फोकस बना के। सबसे पहले हम आपको वो टॉपिक्स दिखाना चाहेंगे जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। भाई, संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व है ना। अब बोलने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। छूटेगा कुछ नहीं, अपने इस भाई पर बस विश्वास रखना और इस क्लास को देख के चले जाना, आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। पहले हम इस पहले टॉपिक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी को हम वन लाइनर के फॉर्म में हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद MCQ पढ़ेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। समझते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिएगा, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो अगर सही मात्रा में उपस्थित हैं। ध्यान रखना, आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में अगर आपके भोजन में उपस्थित हैं तो आप जो भोजन कर रहे हैं उसको कहेंगे सर संतुलित आहार। सिंपल सी बात है। अच्छा, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये सब क्या है? तो आपने कहा सर ये पोषक तत्व है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, कह दे कि भाई बताओ इनमें से कौन पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, और 3 आपको दे दे कि जो आते हैं और एक ऐसा दे देगा कि जो नहीं आता है। उद्देश्य क्या है समझिएगा। पहला तो उद्देश्य है कि शरीर को ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा देना। दूसरा है शरीर की वृद्धि करना और जो ऊतक है उनकी मरम्मत करना। तीसरा है भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को देना। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देना। बच्चों के लिए देखें तो हड्डियां जो है हड्डियों को विकास में मदद करता है, साथ ही में मांसपेशियों के विकास में मदद करेगा, मस्तिष्क के विकास में भी बच्चों के लिए मदद करेगा। अच्छा, वयस्कों का देखें अगर तो भाई वयस्कों के लिए शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं। लेकिन भाई साहब अगर देखें आज के समय पे सब लोग फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, है ना। किसी को नहीं चाहिए फल फ्रूट्स, है ना, ये सब चीज़ें। ऊर्जा देने वाला जो मुख्य तत्व है अगर उसकी हम बात करें तो भाई साहब वो होता है वसा। सबसे ज़्यादा वसा ऊर्जा देता है, लॉन्ग टाइम एनर्जी देता है। 1 ग्राम अगर वसा की बात करें तो 9 कैलोरी ऊर्जा इसमें होती है। संतुलित आहार से अगर मोटापे की बात करें तो भाई साहब मोटापा नहीं आएगा, कुपोषण के आप शिकार नहीं होंगे और जो अन्य प्रकार के रोग हैं उनसे आपका बचाव जो है वो होता रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट से रिलेटेड अब हम जरा क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से सब कुछ कवर हो जाएगा अपना, बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर। ठीक है, छाती ठोक के दावा करते हैं तो भाई साहब कंटेंट में दम रहता है अपने, समझिएगा। भाई संतुलित आहार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बताओ? केवल स्वाद बढ़ाना है? तो आपने कहा भाई ऐसा तो नहीं है ना। शरीर को ऊर्जा देना है? बताओ हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट हम समझते हैं कि सभी पोषक तत्व जो है वो सही मात्रा में अगर हमारे शरीर में पहुंच जाए तो भाई साहब इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। तो भाई साहब बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर में सही मात्रा में पहुंच जाए। भाई साहब संतुलित आहार का यही काम होता है, सिंपल सी बात है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि बच्चों के लिए संतुलित आहार का महत्व क्या है। तो भाई साहब अभी हमने समझा था कि भाई स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उनकी मांसपेशियां बढ़ाने के लिए, उनके हड्डी के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, है ना, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं वन लाइनर के फॉर्म में, इसलिए हम चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे बच्चों के लिए हड्डियां, मांसपेशियां और मस्तिष्क के विकास में मदद जो देता है वो देता है संतुलित आहार। सिंपल सी बात है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को हम जरा कवर करते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सब कवर करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे, समझिएगा। पहले समझते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण भाई साहब भोजन का शरीर द्वारा उपयोग करना। अब आप कहेंगे सर बात क्या कर रहे हैं? देखिएगा, जो हम भोजन कर रहे हैं अगर वो संतुलित आहार भोजन है यानी कि उसमें पोषक तत्व युक्त अगर वो भोजन है तो भाई साहब उसमें एक एक चीज ना हमारी नसों में बंधेगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? देखिएगा, जिस भोजन से हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है, बलवान बनता है, यानी कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है, तो भाई साहब ऐसा जो भोजन है वो हमें पोषण प्रदान करेगा, है ना। क्या प्रदान करेगा? तो आपने कहा सर पोषण प्रदान करेगा। समझिएगा, उद्देश्य के साथ हम समझते हैं कि भाई पहला तो उद्देश्य इसका यही होता है पोषण का, ऊर्जा देना, है ना। दूसरा होता है शरीर निर्माण और मरम्मत करना। तीसरा है वही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तभी तो हम कहेंगे कि सर पोषण हमारे शरीर को मिल रहा है, यानी कि हम कुपोषण के शिकार नहीं हो रहे। ये जो पोषक तत्व हैं हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पोषक तत्व या फिर पोषण तत्व एक ही बात है।
देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जो खनिज लवण हैं, जल हैं, ये सब हमारे भोजन में क्या होने चाहिए? तो अपने का सर पर्याप्त मात्रा में। असंतुलित आहार या पोषण की कमी से कौन क्या हो जाता है? तो आपने कहा सर कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो सकता है। अब असंतुलित आहार कौन है? ऐसा आहार जिसमें ना विटामिन हो, है ना पर्याप्त मात्रा में खनिज हो, ना पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, है ना, ये सब अगर ऐसा भोजन है तो आप कहेंगे सर वो संतुलित आहार नहीं है, फिर है ना, असंतुलित आहार है। ऐसा भोजन अगर आप बार बार करते रहते हैं, है ना, लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। भाई स्वस्थ पोषण से शरीर में जो ऊर्जा है वो मिलती है, यानी कि शरीर ऊर्जावान बनता है, रोग मुक्त स्थिति में शरीर पहुंचता है। एमसीक्यू समझ लेते हैं कुपोषण से रिलेटेड। पहला तो रहेगा कि भाई पोषण का अर्थ क्या है, सिंपल सी बात बता दो। तो भाई पोषण का अर्थ होता है कि भोजन का शरीर द्वारा उपयोग करना। ठीक है, भोजन का शरीर द्वारा उपयोग करना वो होता है पोषण। तभी तो पोषण मिलेगा। जब हमारा शरीर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो हमारे शरीर में क्या हो जाती है? वृंद जाती हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे एमसीक्यू में कि कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो आपने कहा सर असंतुलित आहार। भोजन अगर आप सही से नहीं करते हैं, बैलेंस डाइट अगर आप नहीं लेते हैं पोषक तत्वों की, तो फिर क्या होगा? आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तीसरे टॉपिक यानी कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को हम जरा कवर कर लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। सारे फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, समझिएगा। पोषक तत्व क्या है? तो आपने कहा जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं वो पोषक तत्व हैं। कौन कौन है? तो भाई साहब बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, ये सब क्या है? तो ये सब पोषक तत्वों में आते हैं। इनको हम ग्रहण कैसे करते हैं? अपने भोजन में हम इनको ग्रहण करते हैं भैया, है ना। कार्य क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसका कार्य क्या है? तो आपने कहा सर ऊर्जा देना, है ना। अच्छा, वसा का कार्य क्या है? तो आपने कहा सर ऊर्जा का संग्रह करती है। अब आप कहेंगे कि सर ये भी ऊर्जा देता है, ये भी ऊर्जा देता है, तो भाई अंतर क्या हुआ? समझिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक आपको तुरंत ऊर्जा देगा, इंस्टेंट एनर्जी देने का ये काम करता है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट, है ना। अच्छा वसा, तो वसा जो ऊर्जा देता है वो हमें लंबे समय तक के लिए यानी कि दीर्घकालीन ऊर्जा देने का काम करता है सर वसा। ठीक है। अच्छा, इसी में थर्मो रेगुलेशन वगैरह रहेगा। प्रोटीन जरा समझ लेते हैं। जैसे कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन सहायक होते हैं, है ना। ऊतकों की मरम्मत में, शरीर की मरम्मत में प्रोटीन सहायक होते हैं। एमिनो एसिड के जो स्रोत हैं वो कौन है? तो आपने कहा सर प्रोटीन है ना। समझते चलिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए हम वन लाइनर के फॉर्म में समझ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा बतानी है, टाइम बहुत कम है। विटामिन और जो खनिज हैं उनको जरा समझ लेते हैं। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण में ये हेल्प करते हैं। जल क्या करता है? शरीर का जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल में हेल्प करता है। पोषक तत्वों की कमी से भाई साहब आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारे रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। ऊर्जा की कमी हो सकती है जिससे व्यक्ति को भाई चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। अब पोषक तत्वों से रिलेटेड फैक्ट जरा हम माफ करना क्वेश्चन हम जरा यहाँ पे लगा लेते हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भाई साहब पोषक तत्वों का सिंपल सा काम होता है शरीर का निर्माण करें, शरीर की मरम्मत करें, रोगाणुओं से मुक्त शरीर को बनाएं, है ना, शरीर में कोई रोग ना हो। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो भाई साहब कोशिकाओं के निर्माण में जो मदद करता है वो करता है प्रोटीन। चौथे टॉपिक को अब हम कवर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को। भाई साहब अभी तक आपसे लाइक करने को नहीं कहा है, ईमानदारी के साथ यार क्लास को लाइक कर दो और जो उन दोस्तों को भेज देना जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि अब क्या पढ़ लें, अंत समय बचा है, अंत में क्या होगा, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो भाई साहब इस क्लास को देखने के बाद आपका भला हो जाएगा, और जिसका भी भला करवाना है तो आप उसको ईमानदारी के साथ क्लास भेज दो अपने दोस्तों को, है ना, कह रहा कि भाई यही पढ़ लो इससे कवर हो जाएगा सब। समझो कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि भाई साहब ऊर्जा प्रदान करने का ये काम करता है। आपने कहा सर ऊर्जा कैसी? तो भाई साहब इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट यानी कि तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में देखें तो 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो होती है। सिंपल सी बात है भाई। सरल और जटिल दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में हम समझते हैं। सरल में भाई शुगर रहेगा और जटिल में भाई स्टार्च रहेगा। शुगर क्या है भाई साहब? ये तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। अच्छा, जटिल में स्टार्च जो है वो धीरे धीरे ऊर्जा देता है। सिंपल सी बात है, समझिएगा। फाइबर को हम देखें अगर तो पाचन में सहायक होते हैं। फाइबर कब्ज को रोकने का इनका काम होता है, साथ ही में हृदय और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अच्छा, फाइबर युक्त फल जो है हमें हमेशा सेवन करना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि एक अगर सेब आप रोज खाते हैं तो फिर आपके घर में डॉक्टर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि भाई साहब सेब में जो है बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। चलिएगा, स्रोत हम जरा समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं चावल, गेहूं, आलू, है ना, ये तमाम तरीके की चीज़ें। और आपको पता होगा कि जिनको भी डायबिटीज़ की दिक्कत है या डायबिटीज़ के पेशेंट जितने भी हैं उन सबको यही सब खाने के लिए रोका जाता है ना, आलू, चावल।
अधिक सेवन से क्या होता है, तो आपने कहा सर मोटापा हो सकता है और मधुमेह संबंधी जो समस्या है वो आपको हो सकती हैं। एमसीक्यू जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कि भाई कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो आपने कहा कि सर ऊर्जा देना जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि फाइबर किस में पाया जाता है, तो आपने कहा सर सब्जियों और अनाज में क्या है, फाइबर पाया जाता है। कब्ज को रोकने में ये सहायक होते हैं फाइबर। 5 नंबर का जो टॉपिक है आपका फैट, यानी कि वसा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सब हम वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। समझिएगा भाई मुख्य कार्य क्या है, तो आपने कहा सर ऊर्जा संग्रह करने का काम करता है। कौन, तो भाई वसा करता है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और थर्मो रेगुलेशन का काम जो है वो वसा ही करता है। ध्यान रखना कि ये जो ऊर्जा देता है वो लंबे समय के लिए ऊर्जा देता है ना। इंस्टेंट एनर्जी की अगर बात आ जाए तो आपने सर कार्बोहाइड्रेट का आपको याद रखना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर वसा की बात करें तो 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। घुलनशील अगर देखें तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए डी ई के होते हैं और जल में घुलनशील अगर विटामिन देखें तो सर बी और सी होते हैं। सिंपल सी बात है। अब विटामिन पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम पढ़ लेंगे जरा। तो ये क्या है भाई, स्रोत अगर देखें तो घी, तेल, मेवे जो है वो इनका स्रोत होते हैं वसा के। और अधिक सेवन से भाई मोटापा हो सकता है, हृदय रोग संबंधी बीमारी जो है वो होने का खतरा रहता है। अधिक तो भाई अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना। पहला क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, हम एमसीक्यू जरा पढ़ रहे हैं। तो वसा का मुख्य कार्य क्या है बताओ, तो वसा का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ऊर्जा का संग्रह करना, है ना, और लंबे समय के लिए। इंस्टेंट एनर्जी मैं बार बार कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट देता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो भाई साहब ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील हैं और बी और सी जो विटामिन है वो भाई साहब जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलते हैं भाई प्रोटीन को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट जरा यहाँ से हो सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, हम आपके हर साल काम आएंगे भाई साहब, तीनों साल हम आपके काम आएंगे। ध्यान रखना, अपने इस भाई पर विश्वास बनाए रखना। आगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बोर्ड लगाकर टीचर्स को सारे ऐड करके बहुत तगड़े तरीके से हम आपको क्लास देंगे, है ना। मुख्य कार्य जरा समझ लेते हैं। तो भाई साहब प्रोटीन का पहला तो कार्य होता है सिंपल कि भाई शरीर के निर्माण में ये सहायक होते हैं, ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं, है ना, और अमीनो एसिड के ये स्रोत भी होते हैं। स्रोत अगर देखें तो दूध, दाल, अंडा और मांस, इन सब में क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपने कहा सर केसीन नाम की प्रोटीन जो है वो दूध में मिलती है। सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सर क्वाशरकोर और एक होता है सर मेरस्मस। कौन होता है, क्वाशरकोर नंबर 1 और दूसरा होता है सर मेरस्मस। तो ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले ये 2 रोग हैं। मांसपेशियों की कमजोरी जो होती है उसको कहते हैं सर मेरस्मस, है ना। क्वाशरकोर में क्या होता है, शरीर थुलथुला हो जाता है ना, पेट फूल जाता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं या फिर किसी केस में बाहर आ जाती है। भाई अधिक सेवन से गुर्दे पर दबाव होता है ना, मोटापा होने का ये खतरा रहता है। अधिक तो भाई अति किसी चीज़ की नहीं अच्छी है ना, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते। तो फैक्ट के साथ हमने चीज़ें कंप्लीट की हैं। अब जरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो भाई प्रोटीन का मुख्य कार्य है वो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन आवश्यक जो उचित मात्रा है उसमें ही हमें सब चीज़ें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग तो आपने कहा सर क्वाशरकोर है और एक मेरस्मस है ना। चलिए विटामिन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी फैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं हम जरा समझते हैं। पहली बात तो सुनो कि विटामिन की खोज फंक साहब ने की थी। किसने, काश्मीर फंक साहब ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन जो होते हैं वो ए बी, है ना, ए बी सी और डी ई के, ये सब विटामिन होते हैं। इनमें से अगर देखें हम ए डी ई के जो विटामिन है, कौन कौन, ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें, वसा में। अच्छा, बी और सी जो विटामिन होते हैं वो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आंखों की रोशनी यहाँ पे कम हो सकती है, रतौंधी नामक रोग हो सकता है। भाई साहब गाजर इसका अच्छा स्रोत होती है, गाजर, दूध, रोटी, है ना। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है। सी की बात करें, एस कार्बनिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। खट्टे फल भाई साहब स्रोत होते हैं विटामिन सी का। रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी की कमी से कम हो जाती है। विटामिन बी का नाम तो आपने कहा सर थायमीन। डी की अगर बात करें तो भाई साहब कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है ना। और साथ ही में अगर देखें तो हड्डियों से संबंधी इसका रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जिसको सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग। विटामिन ई के, भाई साहब विटामिन ई की कमी से अगर देखें तो रक्त का थक्का के की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन संबंधी दिक्कत हो सकती है। स्रोत जब समझ लो कि भाई साहब फल और जो सब्जियां हैं, दूध है, ये सब बहुत
अच्छे तरीके से इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। कमी से क्या होता है भाई, रात का अंधापन, स्कर्वी रोग, है ना, बहुत तमाम तरीके की दिक्कत इन सब से हो सकती है। ये तो मैंने सामूहिक बता दी, बाकी इंडिविजुअल मैंने बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने कहा सर रतौंधी, सिंपल सी बात है, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने कहा सर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों का रोग है ना, मसूड़े इसमें फूल जाते हैं, खून वहां से बहने लगता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की कम हो जाती है। खनिज लवण को जरा हम समझ लेते हैं भाई साहब, 8 नंबर का टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट खनिज लवण से हो सकते हैं बल्लाइनर के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे भाई साहब, इससे पहले की जो हमने क्लास दी थी, 2 क्लास में, एक में तो हमने 1 शॉट पूरा दिया था, मैराथन हमने बनाई थी, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसको भी देख लें। और प्लस ये वीडियो, इन 2-3 वीडियो को आप देख लें, मुझे लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। बस आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ के चले जाओ, क्योंकि ये को सर्कुलर है, इसमें केवल पास होना रहता है, क्यू और एन क्यू लिख के आता है केवल एग्जाम में, है ना, मार्क्स इसके नहीं जुड़ते हैं, और हो सकता है कई जगह जुड़ते भी हों, तो अपना देख जरूर लीजिएगा। देखिए, शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं खनिज लवण, आयरन जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और कैल्शियम की अगर बात करें तो हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो ये क्या है भाई साहब, खनिज ही तो हैं, और जो अन्य प्रकार के खनिज हैं जैसे जिंक है, फास्फोरस है, सोडियम है, ये सब आवश्यक होते हैं, है ना। कमी से एनीमिया, रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी, बहुत तमाम प्रकार के रोग जो है खनिज की कमी से हो सकते हैं। अच्छा, आयरन की यहाँ पे अगर बात हुई है तो हम आपको बता दें कि भाई साहब पालक में क्या होता है, तो आपने कहा सर बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा पालक में पाई जाती है। चलिए, फैक्ट माफ करना, फैक्ट तो हमने समझ लिए हैं, अब जरा एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने कहा सर एनीमिया होता है। और एनीमिया या फिर आयरन की कमी से रोग अगर हो गया है तो गुड़ ज़्यादा मात्रा में ले, पालक अच्छे स्रोत होते हैं, पालक भी अच्छी स्रोत है। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है भाई साहब, हड्डी व दांतों को मजबूत करना, ये कैल्शियम का कार्य है। दूध पिए भाई भरपूर मात्रा में कैल्शियम के लिए। तो 9 नंबर के टॉपिक स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं बल्लाइनर के फॉर्म में हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोकस के साथ वीडियो को देखते रहना। भाई व्यक्तिगत स्वच्छता की अगर बात कर लें तो भाई साहब रोगों से बचाव में सहायक होती है ना, इसलिए अपनी स्वच्छता अपनी खुद बनाए रखें, मेंटेन करें हाइजीन। बाकी हाथ, दांत, बाल, है ना, नाखून की सफाई समय समय पर जरूरी होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्हीं से फैलते हैं। भोजन से पहले हाथ हमें धोने चाहिए 20 सेकंड तक, मुझे लगता है कि भाई आराम से हाथ धो। और डायरिया की अगर बात करें तो जितने भी दूषित भोजन से, दूषित जल से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई साहब टाइफाइड, है ना, टाइफाइड को रोकता है। अच्छा, टाइफाइड की यहाँ पे बात की है, तो टाइफाइड क्या है भाई साहब, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है। प्लस में बताएं, टाइफाइड आंत संबंधी रोग है, मियादी बुखार के नाम से टाइफाइड को जानते हैं, है ना। डायरिया क्या है, डायरिया, ब्लैक फुट, ये सब क्या है बताओ, ये सब दूषित भोजन से हो सकते हैं, है ना, हैजा वगैरह, दूषित भोजन, दूषित जल। स्वच्छता की यहाँ पे बात हो रही, तो भाई स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षित जो है वो बनाए रखने में मदद यहाँ पे स्वच्छता करती है हमें। फैक्ट के साथ हमने चीज़ें कवर की हैं, अब जरा एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिएगा भाई, व्यक्तिगत स्वच्छता का उद्देश्य क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, बीमारी से बचाव के लिए जो स्वच्छता है वो अपनाई जाती है। दूसरे की बात करेंगे कि भोजन से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है, भाई साहब जो कीटाणु हैं उनको हटाने के लिए हम भोजन से पहले हाथ धोते हैं। अब 3 टॉपिक और बच गए, जल बच गया आपका, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बच गई, और आपका अम्लीय वर्षा बच गई, है ना। तो इन 3 टॉपिक को और जरा हम कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, जल से रिलेटेड फैक्ट समझते हैं कि भाई जल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, तो आपने कहा सब जल है। पृथ्वी पर लगभग 71% क्षेत्र जो है वो जल से ढका है। अच्छा, जल जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस के रूप में यानी कि वर्ब में, द्रव यानी कि जो नदियां हैं, झीलें हैं, और गैस यानी कि भाप में जो है वो पाया जाता है। पानी का चक्र हम समझें अगर, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। जैसे भाई साहब समुद्र है ना, समुद्र से क्या होता है कि जो पानी है वो आकाश में जाता है बाष्पीकरण की वजह से, तो बाष्पीकरण हुआ, पानी ऊपर आकाश में चला गया। अब आकाश में जाने से क्या होगा भाई, संघनन प्रोसेस से क्या होगी, तो आपने कहा सर वर्षा होगी। वर्षा के बाद फिर पानी जमीन पे आ जाएगा, है ना, यानी कि सतही हो जाएगा। तो ये क्या है भाई साहब, ये पानी का चक्र कहलाएगा, है ना। जल का दोषपूर्ण उपयोग और जो जल का प्रदूषण है, ये भविष्य में जल संकट पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमें पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण की अगर बात करें तो वर्षा जल संचयन, है ना, जल पुनर्चक्रण, जल बचत तकनीकें, ये सब क्या है हमें अपनानी चाहिए जल के संरक्षण के लिए।
है ना। एमसीक्यू जरा समझ लेते हैं कि भाई जल चक्र में पानी बाष्प रूप में ऊपर आता है और बादल बनता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इसको बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। अब जरा अम्लीय वर्षा से रिलेटेड हम फैक्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं कि भाई अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो SO2 है और जो NO2 है यानी कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो गैसें क्या करती हैं? तो आपने कहा सर मिलती हैं। तो इससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। और जो आपका ताजमहल है ना, संगमरमर का बना हुआ, उसका रंग कैसा होता जा रहा है? तो भाई साहब पीला होता जा रहा है। क्यों? तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के कारण ही संभव है। देखिए ये गैसें बारिश के पानी में घुलकर तेजाबी वर्षा जो है वो बनाती हैं। ठीक है, परिणाम क्या होता है इससे कि भाई मृदा की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, नदियों और झीलों का पानी अम्लीय हो जाता है, पौधे और जो धातुएं हैं जैसे लोहा है उस पर क्या है? बुरा असर पड़ता है। कारण देख लेते हैं भाई, उद्योग, वाहन, कोयला, है ना, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल दे, तो हम इसको भी पढ़ के चलेंगे, है ना, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो समझिएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का दीर्घकालीन तापमान वृद्धि है, यानी कि जो वायुमंडल में तापमान की वृद्धि हो रही वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। कैसे? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CO2 है, CH4 है और N2O है, ये क्या है? तो भाई साहब ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और ये N2O, ये क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रभाव क्या होता है? तो भाई ध्रुवों पर बर्फ पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ जाना, मौसम का असमान होना, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आना और जैव विविधता पर भी इसका असर पड़ता है। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इनका निवारण कैसे संभव है? हरित ऊर्जा जो स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग करें। वनों की कटाई जो है वो कम करना, ऊर्जा की बचत करना और प्रदूषण कम करना, ये सब क्या है? ये निवारण इनका हो सकता है यहाँ से। और MCQ जरा समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैसों का बढ़ना है? तो आपने कहा सर कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस है CH4, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। भाई साहब मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को हमने कंप्लीट किया था वन शॉट के साथ। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, बाकी कमेंट सेक्शन में या फिर हम पिन कर देंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। पेपर फंसाने की गारंटी के साथ ये 75 किलर MCQ आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। अगर आप इन 3 क्लास को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कोई बाल वांका नहीं कर पाएगा, और अंत समय में तो ये चीज़ें रामबाण का काम करने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ईमानदारी के साथ लाइक कर दो, जुड़ जाओ यार। आपके बहुत सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट की क्लास जो है हम आपको देते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर कि सच में पूरे यूट्यूब पर दमदार क्लास है या नहीं है। ठीक है।